Assalamualaikum guys and welcome to my channel Study with Hatija. I am Miss Hatija and today we will be continuing the law of Mendel. कल हमने law of segregation पढ़ा था, आज हम law of independent assortment पढ़ेंगे। हमने कल की वीडियो में देखा था कि किस तरह मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके 3:1 पे डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेड्स को हासिल किया। आज हम स्टडी करेंगे कि मेंडल ने सिस्टमैटिकली चलते हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद किस तरह डाईहाइब्रिड क्रॉस किया और उसने क्या क्या प्रोसीजर किया और क्या उसका रिजल्ट निकला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस है क्या। तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम किसी इंडिविजुअल की दो ट्रेड्स को यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एट द सेम टाइम स्टडी करें तो वो हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। सो ऐसा क्रॉस अ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज सच अ क्रॉस in which two traits of individuals is studied simultaneously। यानी ऐसा क्रॉस जिसमें हम किसी ऑर्गेनिजम्स की दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करें डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसके लिए मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने पहले स्टडी किया था कि अगर वो एक ट्रेड को क्रॉस करवाए डोमिनेंट रिसेसिव को तो उसके पास डोमिनेंट और रिसेसिव का 3:1 आता है। तो अब मेंडल एक स्टेप आगे बढ़ा, उसने मोनोहाइब्रिड से निकल के डाई हाइब्रिड क्रॉस करना स्टार्ट किया। उसमें इसने क्या किया कि उसने एक ऐसा प्लांट जो कि ट्रू ब्रीडिंग हो, उस ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट ट्रेड के लिए, और एक ऐसा प्लांट जो ट्रू ब्रीडिंग हो रिसेसिव के लिए, दो ट्रेड्स के लिए उनको आपस में क्रॉस कराया। इसके लिए मेंडल ने क्या किया कि एक ऐसा प्लांट लिया जो कि राउंड और येलो कलर के सीड प्रोड्यूस करे, उसको क्रॉस करवाया एक ऐसे प्लांट जो कि रिंकल्ड ग्रीन कलर के सीड प्रोड्यूस करें। जो मेंडल को बात पहले से पता चल गई थी कि जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं वो हमारे पास राउंड यानी कैपिटल आर एंड येलो कलर था यानी कैपिटल वाई। और जो रिसेसिव ट्रेड्स थी वो रिंकल्ड सीड्स यानी स्मॉल आर और ग्रीन कलर था। ये सब कुछ उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस करके फिगर आउट किया था। अब उसका अगला काम था कि वो इन ट्रेड्स को आपस में क्रॉस कराए, यानी एक ऐसा प्लांट जो कि राउंड सीड्स देता हो ऑफ येलो कलर उसका क्रॉस कराए विद सच अ प्लांट दैट गिव्स रिंकल सीड्स विद ग्रीन कलर। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ ड्रामेटिकल इलस्ट्रेशन। तो उसने क्या किया, उसने जो P1 जनरेशन ली उस पर उसने एक राउंड येलो प्लांट पी प्लांट का क्रॉस करवाया विद रिंकल्ड ग्रीन। ये तो होगी फिनोटाइप। अगर मैं उनकी जीनोटाइप लिखूं तो वो होगी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब जब इनके हमने एलील्स बनाए तो बना कैपिटल वाई, इसका स्मॉल वाई। अब जब मैंने गेमीट्स बनाने के बाद इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई तो मेरे पास जो मेरी F1 जनरेशन आई वो आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी जितने भी F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स थे इस प्लांट के वो सारे राउंड येलो है। ये बात तो सिमिलर निकल आई मेंडल की विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी यहाँ तक तो उसका डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड से सिमिलरिटी रखता था। बट जो इसके बाद हुआ दैट वाज मच अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद जब मेंडल ने अपनी F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज्ड होने दिया तो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह हमारे पास 3:1 आना चाहिए वो नहीं हुआ, बल्कि एक नया रेशियो आया जिसने मेंडल को अपनी फर्दर इंटरप्रिटेशन करने पर मजबूर कर दिया। जब उसने F1 जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दी यानी आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, तो हमें पता चलता है कि यहाँ 4 तरह के गेमीट्स बनते हैं, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ भी 4 तरह के गेमीट्स बनते हैं
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब हम देखते हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन एज सच होती है कि हर जो हमारे पास जनरेशन है वो 4 तरह के हमारे पास बनाएगा पेयर्स। किस तरह के? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी सेम एज इट इज काम चलेगा कि यहाँ भी यही गेमीट्स बनेंगे। अब मैं इनकी F3 F2 जनरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ना पनेट स्क्वायर पे लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ मेल ले लूँ और यहाँ फीमेल, मैं देखती हूँ कि अगर मैं एक तरफ सारे मिलके गेमीट्स लगाऊं जो कि हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ फीमेल का लगाऊं जो सिमिलर टू दैट ऑफ मेल होंगे, तो हमारे पास आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब इनका क्रॉस करें तो मेरे पास क्या आता है, रिजल्ट वो देखते हैं। यहाँ बस बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी हमारे पास राउंड प्लस येलो। अब जो इनका करवाऊँ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मेरे पास दोबारा से राउंड प्लस येलो। नेक्स्ट करवाऊँ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, तो हमारे पास दोबारा से राउंड प्लस येलो। इनका क्रॉस करवाऊँ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन राउंड प्लस येलो। अब इनका करवाती जाऊँ तो ऐसे ही चलता जाएगा हमारे पास, ये भी राउंड प्लस येलो। आई गेस आप लोगों को समझ तो आ गई क्योंकि हमने किस तरह क्रॉस करवा रही हूँ। अब यहाँ मेरे पास एक रिकॉम्बिनेंट टाइप आ गई, मैं स्टार से शो करती हूँ। ये किस तरह हो जाएगा, हमारे पास राउंड तो होगा बट अब ये येलो नहीं बल्कि ग्रीन होगा। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, अगेन रिकॉम्बिनेंट टाइप राउंड प्लस ग्रीन। इसको करवाओ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड प्लस येलो। और ऐसे ही हमने आगे सारा टेबल प्रिपेयर करते जाना है, तो हमारे पास हमारा निकलता जाएगा रेशो। अब ये अगेन एक रिकॉम्बिनेंट टाइप आ गई। अब ये हमारे पास येलो है बट राउंड होने के बजाय रिंकल्ड है क्योंकि हमारे पास रिसेसिव एलील्स आ गए हैं। अब अगले बात करें तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगेन रिंकल्ड एंड प्लस येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड प्लस येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगेन रिकॉम्बिनेंट टाइप, राउंड तो है बट ग्रीन है साथ, येलो नहीं है। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज wrinkled but yellow. Small r small y small y. Now this is wrinkled plus green. अब अगर मैं इस पनेट स्क्वायर से रेशियो निकालूं तो मेरे पास सिर्फ राउंड येलो टू रिंकल ग्रीन का रेशियो नहीं आता। मेरे पास सेंटर में दो नई तरह की रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बन चुकी हैं। एंड बाय द टर्म रिकॉम्बिनेंट टाइप्स तो वो टाइप्स हैं जो ओरिजिनल यानी जो पेरेंटल टाइप्स के मिक्सचर से बनी हो। अगर मैं बात करती हूँ इसके रेशियो की, तो अब मेरे पास 3:1 बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे पास एक न्यू रेशियो आएगा जो 4 टर्म्स पे कॉन्स्टिट्यूट करेगा। एक मेरे पास है राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड
येलो और फिर रिंकल्ड ग्रीन। अगर मैं फ्रॉम पनेट स्क्वायर लिखूं तो मेरे पास राउंड येलो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड, तो राउंड येलो है मेरे पास 9। रेशियो राउंड ग्रीन मेरे पास कितनी है, 1 2 3। और रिंकल्ड येलो मेरे पास कितनी है, 1 2 एंड 3। और रिंकल्ड ग्रीन मेरे पास एक है, द लास्ट वन। तो यानी अब मेंडल के पास 3:1 नहीं आया जो उसने एक्सपेक्ट किया था, उसके पास 9:3:3:1 था। अब जब ये रेशो आया तो मेंडल ने अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए जो 7 ट्रेट्स थी हमारे पास पी प्लांट की, उनको भी दो दो करके साइमल्टेनियसली बहुत दफ़ा डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया और हर दफ़ा उसका रेशो यही निकलता। ये रेशो निकलने की वजह से मेंडल ने जो इंटरप्रिटेशन की, जो अपने से गेस लगाया, वो ये थे कि उसने बोला कि जो अलील्स है इन ट्रेट के, वो दो पॉइंट्स या बातों पे इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इन ट्रेट्स के अलील डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हों, मैं क्या कह रही हूँ कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली जब अलग होंगे तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होंगे। या दूसरी बात कि अगर ये अलील्स दोनों ट्रेट्स के एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हों, बट वो इतने ग्रेटर डिस्टेंस पे हों कि उन पे क्रॉसिंग ओवर की कोई सीन ना हो, तो फिर मैं बोलूँगी कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए हैं। अब पहला इसका रीज़न जो मेंडल ने दिया कि क्यों इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट हो रहे हैं, तो पहला मेरे पास आया, इफ़ द अलील्स of these traits are riding डिफरेंट क्रोमोसोम्स, यानी जो अलील्स हैं इन ट्रेट्स की वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और जो राउंड है वो येलो के साथ कन्फाइन नहीं रहता, बल्कि वो अपने आप को ग्रीन के साथ भी अलाइन करता है। एंड सेम इज द केस विद बीइंग रिंकल्ड। और जो सेकंड मेरे पास रीज़न आया था वो ये था कि अगर अलील एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, तो फिर क्या तब वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं करेंगे? तभी वो कर सकते हैं अगर वो एट अ लार्ज डिस्टेंस हो। तो इफ द अलील्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम, तो फिर उनके लिए क्या शर्त है इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करने की, कि दैट दे मस्ट बी एट ग्रेटर डिस्टेंस, वो एक दूसरे से ग्रेटर डिस्टेंस पे होने चाहिए। यानी जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, उसने देखा कि उसका जो फर्स्ट हाफ था वो सिमिलर विद द मोनोहाइब्रिड था, लेकिन जब उसने अपना F1 को सेल्फ फर्टिलाइज किया तो तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि उसका जो उसका एक नेचुरल सारा था 3:1 वो नहीं आया, बल्कि एक नया रेशो निकला जिस पे दो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स भी थी। तो इससे उसने क्या इंटरप्रेट किया कि जो अलील्स हैं इन दोनों ट्रेट्स की, या तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं, या अगर वो एक क्रोमोसोम पे हैं तो बहुत ग्रेटर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असल में है क्या। तो अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट क्या है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द पेयर ऑफ एलील फॉर अ ट्रेट assorts independently of the alleles of other traits during gamete formation। यानी किसी भी ट्रेट के अलील्स दूसरे ट्रेट के अलील्स पर डिपेंड नहीं करते फॉर डिवीजन और सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और उनका चांस टू कंबाइन विद अदर अलील्स इज सेम। यानी अगर राउंड है तो उसका येलो के साथ जुड़ने के भी और ग्रीन के साथ जुड़ने के भी चांसेस बराबर हैं।
अब मैं बात करूँ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो सही, बट इसकी कुछ लिमिटेशन थी, जिसने मेंडल के इस बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को, जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, कंप्लीट तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी कि पहली लिमिटेशन कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिप्लॉयड या 2N है, ये सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है, जबकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर या हेप्लॉइड हैं, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये इसकी पहली लिमिटेशन। दूसरी कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे तो ये एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन आ गई, जिसने इसको कन्फाइन कर दिया टू सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसके थर्ड मेरे पास क्या है, इसके मेरे पास लिमिटेशन आती है कि ये सब क्रोमोसोम्स पे भी लागू नहीं है। अब मेरे पास बात आती है कि वी नो दैट कि जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं, उनके 23 पेयर्स हैं, उनमें जो 22 हमारे पास पेयर हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और जो एक पेयर हमारे पास बचता है वो सेक्स क्रोमोसोम है। यानी हमारे पास जो है ये ऑटोसोम्स तो एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज ए होमोलोगस, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों में, यानी मेल और फीमेल पे बराबर के एप्लीकेबल नहीं है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ओनली एप्लीकेबल, need to be very focused on this point, that they're only applicable on female sex chromosomes and not on male sex chromosomes। यानी आज जहाँ हमने मेंडल के लॉ पढ़ा, उसकी सारी डेफिनेशन देखी, प्रोसीजर, इंटरप्रिटेशन देखे मेंडल के, तो वहीं हमने उसकी लिमिटेशन भी पढ़ी कि वो वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं उस तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा। तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि ये सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल है, हैप्लॉयड यूनिसेलुलर पर नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे है। और थर्ड, ये क्रोमोसोम्स पे जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे सिर्फ फीमेल सेक्स क्रोमोसोम पे एप्लीकेबल है, मेल पे नहीं है। अगर यहीं मैं इसकी लिमिटेशन के साथ इसकी इम्पॉर्टेंट भी बताती चलूँ कि बेशक इसकी लिमिटेशंस हैं, बट इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं मेंडल को फादर ऑफ इनहेरिटेंस कह दिया गया। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि अलॉन्ग विद क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ ब्रिंगिंग वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। यानी अलॉन्ग विद क्रॉसिंग ओवर, independent assortment is a biggest or is one of the greatest reasons in bringing variations in the next generation। यानी इसके इम्पोर्टेंस हम क्या लिख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर तो इज़ ग्रेट फिनोमेना जो कि वेरिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अलॉन्ग विद दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेट पार्ट और रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। और ये वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए और उसकी अडेप्टेशन के लिए, वो किस तरह इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है, किस तरह रिस्पॉन्स करता है, बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज के लेक्चर पे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिटेल में स्टडी किया, डायहाइब्रिड क्रॉस देखा, मेंडल का प्रोसीजर, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी कन्फ्यूजन और उसका रिजल्ट देखा। फिर हमने इसकी लिमिटेशन भी देखी और इसके इंपॉर्टेंस भी देखी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।